हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इससे आप ये फाइंड कर सकते हो कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होगी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन किस शेल में होगा, किस शेल में एग्जिस्ट करेगा, उस और किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी जो है वो हम क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हमें किसी पर्सन की लोकेशन फाइंड करनी हो, ठीक, तो हमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। हमें उसको पता होना चाहिए कि किस कंट्री का है। ठीक है, कंट्री के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस स्टेट का है। स्टेट पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि वो किस डिस्ट्रिक्ट का है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि उसका हाउस नंबर क्या है या फिर स्ट्रीट नंबर क्या है। ये सब हमें पता होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है पूरे के पूरे एटम में, तो हमें उसका सेल पता होना चाहिए, हमें उसका सबसेल पता होना चाहिए, देन उसके बाद में हमें उसकी ऑर्बिट पता होनी चाहिए, ऑर्बिट के बाद में उसकी हमें स्पिन और ये सब चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास में 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, और इन सबको अगर हम मिला दें तो हमारे पास में एग्जैक्ट पोजीशन आ जाती है इलेक्ट्रॉन की। हम ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो मतलब जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होगा वो किस शेल, किस ऑर्बिटल और किस सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। उससे पहले हम छोटा सा एक चीज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बहुत से लोगों का डाउट आता है। देखिए, एक आता है शेल, एक आता है सब शेल, और एक आता है ऑर्बिटल। ठीक है, एंड आपको भी ये डाउट आता होगा। अगर आता है तो आज के बाद में आपका ये डाउट जो होगा वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आपको इस चीज के लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम देखते हैं कि सेल क्या होता है। देखो सेल होता है, सेल और ऑर्बिट एक ही चीज होती है। ठीक, सेल और ऑर्बिट जो है वो एक ही चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में के, एल, एम, एन, ये सेल। ठीक, ये हमारे पास में क्या होता है? ये हमारे पास में होते हैं सेल। ठीक है, जो कि बोर्ड ने हमें बताया थे। इतना आई होप आप लोगों ने इतनी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। ठीक है, नहीं पढ़ी है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाउट आता है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उसको वीडियो बना के आपको इजीली समझा सकता हूँ। तो ये हमारे पास में है सेल, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 2, 3, और ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, या फिर हम बोल सकते हैं के ऑर्बिट, एल, एम, एन। ये होता है ऑर्बिट। उसके बाद में आता है सबशेल। सबशेल किसमें प्रेजेंट होंगे? हमारे सेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो सबशेल हमारे पास में कौन कौन से होता है? एस, पी, डी और एफ। ये हमारे पास में मेनली 4 सबसेल्स होते हैं। वैसे और भी होते हैं, जी भी होता है। ठीक है, बट उतने एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, किसी में जी के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता। तो हम मेनली क्या मान के चलते हैं? 4 जो है सबशेल हमारे पास में होते हैं। सबशेल जो होते हैं वो सेल का एक पार्ट होता है। फिर इसी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग सेल के अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि देखो एस का एक ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और इन ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। एस की जो एस ऑर्बिटल की शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। पी की अगर हम बात करें, पी ऑर्बिटल्स की क्या होगी? पी ऑर्बिटल्स की डंबल शेप होती है। डी ऑर्बिटल्स की डबल डंबल शेप होती है। और एफ जो है उसको हम या तो बेल शेप बोलते हैं या फिर इरेगुलर शेप बोला जाता है। ठीक है, मेनली क्योंकि अभी तक इसकी इतनी जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, तो कई बार हम इसको बेल स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर हम कई बार इसको इरेगुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो मेनली हम इरेगुलर स्ट्रक्चर ही मान करके चलते हैं, इतना हम इसमें नहीं पढ़ते हैं डीपली, क्योंकि हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहता है? पी और डी रहता है। ठीक, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ऑर्बिटल सबशेल का पार्ट होता है, सबशेल सेल और ऑर्बिट का पार्ट होता है। ठीक, अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे आती है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, और हम बात करेंगे नोडल प्लेन और नोड्स के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर को। एंड छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब अगर हम देखें यहाँ पे कि क्वांटम नंबर हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे पास में 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद में आएगा स्पिन क्वांटम नंबर।
ठीक है। तो ये हमारे पास में चार जो होते हैं, ये चार क्या होता है, और ये क्वांटम नंबर्स होते हैं, और इनका हेल्प हम अलग अलग चीजों को फाइंड करने में करते हैं। वैसे अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें जनरली सेल के बारे में बताता है, ये हमें सब सेल के बारे में बताएगा, और ये हमें किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, ठीक है। और ये हमें किसके बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है एक सेल के अंदर, ठीक है, जब एक सेल में इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनका स्पिन जो होता है वो कैसा होता है, एक क्लॉकवाइज चलता है और एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक, मतलब रोटेशन होता है उनकी एक्सिस पर का स्पिन होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये मतलब इतनी वैल्यू होती है, इसके लिए इतनी वैल्यू होती है ना, हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इजीली क्वांटम नंबर को, जब भी हमसे क्वांटम नंबर पूछा जाए तो वो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाए। और आज के बाद चाहे आप जेईई का पेपर दोगे या नीट का पेपर दोगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एटॉमिक स्ट्रक्चर आती हो, वहां अगर क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमें किसने बताया था, हमें बताया था बोहर ने। किसने बताया था, बोहर ने बताया था। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा बोहर एक्सपेरिमेंट। बोहर एक्सपेरिमेंट के अंदर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं। उसने बताया था कि n की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 3 4 शेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक। अब अगर हम देखें यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे होगा n की जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ n, वो कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 और सो। ये कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, n की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आती, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती है, ये हमेशा होल नंबर आती है। और ये हमें शेल के बारे में बताएगा, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, ठीक है। तो ये शेल के बारे में बताएगा। अब अगर हमें फाइंड करना है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2n की पावर 2। अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसी भी शेल में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2n की पावर 2, ठीक है। पर अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तब हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे सेल है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिखते हैं ऑर्बिटल। जैसे अगर हमारे पास में k की वैल्यू है ना, k शेल है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगेंगे 2n का स्क्वायर, और यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, n का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पे 1 ऑर्बिटल्स आ जाएगा। अगर हमारे पास में l है तो इसके लिए n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें m की, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें n, तो n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम किसी भी शेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे और उसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। के सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल्स होता है, वो हम देखेंगे कौन सा ऑर्बिटल्स होगा। एल के अंदर 4 होते हैं, एम के अंदर 9 होते हैं, एन के अंदर 16 होते हैं। तो ये हमारे पास में होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें ये बताता है कि जो शेल है ना, वो एग्जैक्ट हमें पोजीशन दे देगा कि किस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप इसको कॉपी करो। देन उसके बाद हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताएगा वो हम देखते हैं आगे, तब तक आप इसको कॉपी करो। ओके, तो हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो हमें किसके बारे में बताता है। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से डिनोट करते हैं, ठीक। ये जो वैल्यू होती है, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें कौन एक्सप्लेन करता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है सोमरफेल्ड, ठीक। सोमरफेल्ड एक साइंटिस्ट था जिसने एजीमुथल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की थी। अब देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें सबशेल के बारे में बताता है, ठीक है। और सबशेल की जो शेप होती है उसके बारे में भी हमें बताता है, ठीक। और अगर हम देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एल, सॉरी वैल्यू ऑफ एन। तो ये एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है, जितनी एन की वैल्यू होगी उतने ही क्या होंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एल, ये होती है बिटवीन 0 to n - 1 के आसपास होती है। क्या होती है? 0 to n - 1 के आसपास होती है। ये इसका रेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास में अगर n की वैल्यू, एक सेकंड मार्क करते हैं, अगर हमारे पास में n की वैल्यू 1 है तो l की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ सकती है? तो l की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। अगर हमारे पास में n की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगी 0,1। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगी 0,1,2। अगर n की वैल्यू 4 है तो ये आ जाएगी 0,1,2,3। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये आ जाएगी 0,1,2,3,4। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि इस सेल में कितने ऑर्बिट, कितने सबशेल हो सकते हैं। देखो, एल की वैल्यू जो होती है अलग अलग सबशेल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखें सबशेल और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, तो अगर हमारे पास में एस सबशेल है तो उसके लिए 0 होती है, पी सबशेल के लिए 1 होती है, डी सबशेल के लिए 2 होती है, और 4 सब एफ सबशेल के लिए कितनी होती है? 3 होती है। अब देखो, अगर n = 2 है तो इसमें एक तो s आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है? p आ सकता है। अगर n = 3 है तो इसमें s p d तीनों आ सकते हैं। अगर n = 4 है तो इसमें से s p d f आ सकता है। अगर n की वैल्यू 5 है तो इसमें s p d f और g, ये सारे के सारे सबशेल जो हैं वो आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सबशेल हमारे पास में होगा। तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। राइट, इस तरीके से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और कुछ चीजें देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, फिर अपन आगे देखते चलेंगे। देखो, जब हमेशा ध्यान रखना, ये कंडीशन होती है कि अगर n = l है और n is less than l है, इन दो कंडीशन में जो भी सिस्टम बनेगा, ठीक है, या जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बोल दो या फिर हम बोल देंगे सबशेल, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब भी n की वैल्यू l के बराबर होगी और n की वैल्यू l से कम होगी तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे सपोज हम 2D का अगर एग्जांपल लें तो 2D कभी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू कितनी है? d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों में n की वैल्यू = है l की वैल्यू, इसीलिए 2D कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो वही ऑर्बिटल्स या फिर वही सबशेल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जिनमें हमेशा n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू l। ये वाले जो होंगे ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बात ध्यान रखना। अब हम मूव करते हैं आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो ये आप ध्यान रखना कि इस तरीके से जो है कौन से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जिस्ट करेगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट, ओके, तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें किसके बारे में एक्सप्लेन करेगा? नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें बताएगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l। ठीक है, ये l की वैल्यू पर डिपेंड करता है और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? वो 0 से लेकर के n ± l वैल्यू होती है, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि n ± l की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, या इसको n हटा देना, सीधा ± l वैल्यू। अब देखो, अगर हम बात करें, हमारे पास में यहाँ पे सेल है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में सब सेल होंगे। ठीक, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि m की वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आएगा। अगर हमारे पास में n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कौन सा सेल होगा? k सेल होगा। k की पॉसिबिलिटी कितनी थी? k की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, है ना? जब हमने सब सेल कैलकुलेट किया था इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आ रही थी? 0 ही आ रही थी, हमने देखा था। इसमें 0 है, इसका मतलब कौन सा सबशेल होगा? s सबशेल होगा, और s के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 0 आएगी। कितनी आएगी? 0। और अगर हम बात करें नेक्स्ट n = 2 की, इसके अंदर क्या आ जाएगा?
L आ जाएगा। इसके लिए दो पॉसिबिलिटी थी, 0 और दूसरी पॉसिबिलिटी थी 1। 0 होगा तो S ऑर्बिटल होगा, 1 होगा तो P ऑर्बिटल होगा। इसके अंदर वापस ये आ जाएगा, ये 1 ऑर्बिटल, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। P के अंदर कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। देखो एक तो 0 हो सकता है, एक +1 हो सकता है, एक -1 हो सकता है, ठीक। क्योंकि देखो प्लस माइनस L होगा 0 से लेकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें n = 3, तो ये n = 3 क्या आएगा, m। इसमें 3 वैल्यू पॉसिबल थी, 0, 1 और 2, S, P और D। इसमें अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आएगा जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। P के अंदर देखें तो अभी हमने देखा है 3 आएगा, एक तो 0 प्लस का 1 माइनस का 1। फिर D में अगर हम देखें तो D में 5 होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका 0 आ जाएगा, ये माइनस, ये +2 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें n = 4, n = 4 की अगर हम देखें तो ये आ जाएगा n। इसके अंदर अगर हम देखें कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, 0 1 2 और 3। तो ये आ जाएगा S, P, D और F, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ F का बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि D का हमने बना लिया पहले, तो अपन बार बार सबको नहीं बनाएंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो टोटल 7 हो जाएंगे। तो ये बीच वाला 0 हो जाएगा, ये प्लस का 3, ये प्लस का 2, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो F के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है। D के अंदर 5 होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 पॉसिबल होती है, ठीक है। 0 से लेकर के +-2 तक चलती है, इसकी 0 से लेकर के +-3 से चलती है, इसकी 0 से लेकर के +-1 तक चलती है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अगर हमें इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप ये कर सकते हो 2l+1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 × 2l+1। यहाँ पे l की वैल्यू आ जाएगी हर एक सब शेल के लिए, या फिर आप सीधा डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2 ब्रैकेट में क्या कर सकते हो, m की वैल्यू। जैसे सपोज अगर आपको f के अंदर निकालना है, ठीक है, यानी इसमें निकालना है, तो टोटल कितने हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 7 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 7 × 2 करोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ तक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, बहुत ही छोटा है, ज्यादा कुछ है नहीं। स्पिन क्वांटम नंबर, तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या एक्सप्लेन करता है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक रोटेट करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, तो इनका दोनों का स्पिन कुछ ना कुछ क्या होगा, अलग अलग होगा। एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक ऐसे घूमेगा और एक ऐसे घूमेगा, ठीक। तो इसका भी स्पिन जो होगा, इन दोनों की वैल्यू जो आएगी, s की वैल्यू ±½ आ सकती है और इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, s = ±½ आएगी, सही। प्लस डिनोट करेगा, ठीक, मतलब डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, प्लस और माइनस। अब देखो हम इसके लिए देख करके नहीं बता सकते कि ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो अगर हमारे पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±½ आ जाएगी। अगर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो यहाँ पे एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, +½ दूसरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, -½ ठीक। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको क्लॉकवाइज मानते हैं, हम किसको एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू सही रहेगी, हमेशा s की वैल्यू आप इतना ध्यान रखना ±½ ही होता है। अभी तक हमारे सिलेबस में अभी इतना ही है s की वैल्यू, ठीक है। तो s की वैल्यू जब भी पूछे, जब भी क्वांटम नंबर आपसे पूछा जाए, तो s की वैल्यू तो हमेशा ±½ ही आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमें टोटल कितने क्वांटम नंबर निकालनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 हमें वैल्यू निकालनी है। फोर्थ वैल्यू जो है वो हमें सीधी की सीधी ±½ ही पुट करनी है, ठीक है। अगर वो +½ दे देता है, ठीक है, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज घूमेगा और -½ दे देता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये ऐसा जनरली बोला जाता है ना। इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि प्लस वैल्यू क्लॉकवाइज को डिनोट कर रही है, माइनस की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज को ही डिनोट करती है, ठीक है। बट हाँ जनरली हम यही यूज करते हैं कि प्लस की वैल्यू क्लॉकवाइज और माइनस की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्वांटम नंबर का सीन आ जाता है, ठीक। अभी देखो ये क्वांटम नंबर कुछ जो हद तक सही है, जैसे अगर मैं कुछ क्वेश्चन सही मतलब वैसे सही है। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब हम नोड और नोडल प्लेन्स पढ़ेंगे, है ना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा वो रहेगा नोड और नोडल प्लेन के बारे में।
नोड और नोडल प्लेन में मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं SPDF सबशेल्स होते हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो हमने ऑर्बिटल्स लिखे हैं, इनकी शेप कैसी होती है, ठीक है। ये शेप यहाँ पर भी काम आएगी, जो हम शेप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नोड एंड नोडल प्लेन में, और हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने नोड्स होते हैं, कितने नोडल प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो नोड और नोडल प्लेन क्या होते हैं, अगर आपको दिक्कत आती है नोडल प्लेन कितने होंगे, कैसे काउंट किया जाता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। उसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नोड एंड नोडल प्लेन का वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप अपना जो डाउट है पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हो, ठीक। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, मैग्नेटिक क्वांटम फाइंड आउट ऑल क्वांटम नंबर, ठीक। आपको सारे के सारे क्वांटम नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। किसमें करना है, फर्स्ट 3D के अंदर करना है, सेकंड 2P के अंदर करना है, थर्ड 2P2 के अंदर करना है, नेक्स्ट करना है 2P3 के अंदर, फिर करना है आपको 5D2 के अंदर, फिर आपको करना है 4F7 के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास में है जैसे क्वांटम नंबर्स हैं, इनमें आप मतलब ये हमें दे रखे हैं कॉन्फ़िगरेशन, और इनमें आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो लोग इसको कैलकुलेट कर लें, इसके जो आंसर है आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट के अंदर अपने आंसर मेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो जितने ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करो ये सारे के सारे, और अपने जो आंसर है उसको मेंशन करो। नेक्स्ट वीडियो में जो जो आंसर दे देगा मैं उसका स्क्रीनशॉट वहां पे लगाऊंगा जो आंसर सही देगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। जो भी आपके दोस्त हैं जिनको क्वांटम नंबर्स में डाउट आता था, एक छोटी सी वीडियो देख करके आप अपना सारा डाउट जो है क्लियर कर सकते हो। इसका कुछ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स कहाँ हेल्प करेगा हमें शेप डिफाइन करने में, ठीक है, या फिर नोडल प्लेन या फिर नोड्स डिफाइन करने में, वो हम देखेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अभी तक आप लोगों ने शायद प्रोटॉन केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, टेक केयर, गुड बाय।